अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज रेस्ट डे था पाकिस्तान सुपर लीग में और कल होगा क्वालिफायर नंबर 1 और उसके बाद अगले दिन होगा एलिमिनेटर नंबर 1। क्वालिफायर नंबर 1 में दो टीमें पहुंची हैं, एक है मुल्तान सुल्तान और दूसरी है पेशावर ज़ल्मी। कल मुकाबला है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान। अब देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान जीतेंगे और फाइनल में पहुंचेंगे या फिर बाबर आजम अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में कामयाब होंगे। और उसके बाद परसों का मुकाबला भी आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएगी रायली रूसो की कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। लेकिन पहले हम बात करेंगे क्वालिफायर के हवाले से, जहां पर मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का ताबड़तोड़ मुकाबला होगा नेशनल बैंक अरीना स्टेडियम कराची में, जहां पे इससे पहले तो क्राउड नहीं आया, लेकिन अब देखते हैं कि क्वालिफायर्स में और एलिमिनेटर्स में क्राउड आएगा या नहीं आएगा। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और 14 साल की उम्र में पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू किया, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब हसन रजा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र हसन भाई, बेहतरीन। और कल हम थोड़ा सा सर्दी इंजॉय कर रहे थे जी, थोड़ा सा वेदर चेंज हो चुका है कराची में भी वेदर, ऊपर से रमज़ान भी है। रमज़ान जो है आपको पता है कि हम चाहते हैं कि इसमें वापस बारिशें वगैरह हों ताकि मामलात वापस थोड़ा सा ठंड की तरफ जाए। नहीं, इस दफ़ा तो अच्छा है, मामला ठीक है। अभी पिंडी में देखें ठंड काफ़ी हुई थी जब पिंडी में मैचेस हुए थे, क्राउड ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। अगेन अब कराची में वेन्यू चला गया है तो रमज़ान भी है और टाइमिंग चेंज हो गई है। पहले तो हम 11 बजे थे, उसके बाद अब आप देख लें कि नाइट में बैठे होते हैं और रमज़ान का भी महीना है तो लुत्फ़ हो रहे हैं लोग ज़्यादातर, और मैचेस नाइट के हो गए उनके लिए अच्छा हो गया है। मगर अच्छा इसलिए हो गया कि क्राउड जो है आता है, मगर पिंडी में बहुत ज़्यादा आया, मगर कराची में वो क्राउड हमें देखने में लास्ट मैच में ज़्यादा नहीं आया, जो बड़ा क्रूशल मैच था उसमें मुल्तान सुल्तान का। तो क्राउड आएगा वहाँ पर और इन्जॉयमेंट होगी और फिर एंटरटेनमेंट भी होगी। और जो PSL 9 चल रहा है उसके तवज्जुह से आपको जो है वो देखने का मौका मिलेगा। अब थोड़ा सा हर्डल बहुत ज़्यादा आई वहाँ पर, कराची में भी लोगों को शटल दूर है, वहाँ पर उनको अरेंजमेंट नहीं मिल रही थी। मगर पिंडी ने तो बड़ा हेड्स ऑफ कि पिंडी ने प्रॉपर जो मैचेस जितने 5, 6, 7 हुए उसमें बड़ा एंजॉय किया पिंडी ने। सर, अगर पहले मैच की बात की जाए, मुल्तान सुल्तान विल टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी। टॉपर है टीम मुल्तान सुल्तान। पिंडी में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, एक मुकाबला 227 रन बना के नहीं जीत सके इस्लामाबाद यूनाइटेड से, लेकिन कल हमने देखा कि उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कोयटा के खिलाफ कि हमें हल्का नहीं लेना, एक दिन हो जाता है, परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन अब ये जो मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी के साथ है, उनका दोनों टॉप टीम है, दोनों के कप्तान, एक होने वाले शायद कप्तान हो, एक साबिक कप्तान हैं। फ़ैन फॉलोइंग में भी बाबर आजम बहुत ऊपर हैं, लेकिन साथ रिजवान का भी एक फ़ैन क्लब मौजूद है। सो कल का मैच कैसा होने जा रहा है? देखिए, मैच अच्छा होने जा रहा है और एलिमिनेटर में अगर ये टीमें आई हैं और प्लेऑफ के में जो आई हैं टीमें, तो कुछ ना कुछ खेल के आई हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना के आई हैं स्पेशली। और लास्ट टाइम जो देखें कि मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट अगर टूर्नामेंट में देखें तो टॉप पे जा रही है 14 पॉइंट्स में, और उससे ज़्यादा पॉइंट्स हो चुके हैं मेरे ख्याल में। मगर ये है कि कोयटा को जो है इम्पैक्ट दिया है कि भाई हमारी जो स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ है, हम बॉलिंग में भी ऑप्शन ढूंढे हुए हैं, बैटिंग में भी हमारे पास ऑप्शन है। जिस तरह से चार्ल्स आए उन्होंने बैटिंग करी, रिजवान के साथ आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी लास्ट मैच में। फिर यही है कि अगर बाबर आजम एक तरफ हैं तो नो डाउट जिस PSL में अभी सीजन 9 में वो खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले उन्होंने, सेंचुरी भी स्कोर की है, कंसिस्टेंट 51 रन की इनिंग्स जो खेली, वो भी टर्निंग एक ट्रैक था अगेंस्ट कराची के, वहाँ पर अपनी टीम को संभाला दिया। तो मेरे ख्याल में कैप्टनसी में हम यही कहते हैं कि कैप्टन परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान टीम में कैप्टन रहेगा, अगर वो कैप्टनसी की परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाएगा तो फिर दीगर भी नहीं दिखाएंगे टीम के। तो बाबर आजम ने कंसिस्टेंसी दिखाई हुई है और जैसे आपने कहा कि 2 कैप्टन आमने सामने होंगे, आने वाला कैप्टन एक जो है वो सामने, एक तो कैप्टनसी कर चुके हैं हम और जो कैप्टनसी कर चुके हैं उन पर काफ़ी प्रेशर रहा है। तो मेरे ख्याल में एलिमिनेटर और प्लेऑफ के मैचेस जो हैं बड़े तगड़े देखने को मिलेंगे लोगों को। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे जिस तरह मुल्तान सुल्तान बैंग करके आई है, मुल्तान सुल्तान ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली आखिरी मैच में, कल हमने देखा कि कोयटा के खिलाफ 79 रन से वो जीती है, तो बैक एंड पे बाबर आजम 11 के माइंड में ये डर ज़रूर होगा कि मुल्तान सुल्तान कोई हल्की अपोजिशन नहीं है और ये एक वाइटल मौका है, दोनों टीमों में से एक टीम फाइनल में पहुंचेगी। दोनों टीमों में से एक टीम फाइनल में पहुंचेगी, मगर देखें तो ऑन द पेपर अगर दोनों टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं और दोनों टीमें जो है फाइनलाइज लग रही हैं इस टाइम पे, उनकी स्ट्रेंथ अगर बॉलिंग में देखें मुल्तान की तो आउटस्टैंडिंग है, और डेविड विली जो है बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत कमाल की बॉलिंग, अब्बास अफरीदी जो है वो क्लास की बॉलिंग कर रहे हैं। फिर अगर वुड को देखें तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो पेस ऑफ चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग ऑप्शन है। मेहरान मुमताज़ देखें स्पिनर में, तो इंपॉर्टेंट यही होगा कि पिच बड़ी रीडिंग होगी, पहले बॉलिंग बैटिंग का फैसला पिच से देख के किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि लो स्कोरिंग मैच हुआ, 106 रन पर कोयटा आउट हुई है। तो डोमिनेट बहुत ज़्यादा जो है स्पिन पिचेस बन रही हैं वहाँ पर और स्पिनर जो हैं वो छाए हुए हैं।
ठीक हो गया। स्पिनर शायद में और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी ऑल द वे फ्रॉम कनाडा वीडियो लिंक से इंटरनेशनल अंपायर डॉक्टर हफीज़ जमान साहब। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, वार्म वेलकम। और कल का एक बहुत बड़ा मुकाबला है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के माबेन। सो आप किस तरह देख रहे हैं इस मुकाबले को? कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी आपको नज़र आ रहा है? वेरी मच हसन भाई, नो डाउट मुल्तान कंसिस्टेंटली खेलती हुई आ रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिवाय 2 मैचों के जो वो हारे हैं, बाकी सारे उन्होंने जीते हैं। और रिजवान कैप्टनसी में बिल्कुल छाए हुए भी नजर आ रहे हैं। हर तरफ उनकी वो एक धूम सी मची हुई है अपनी तमाम तर लिमिटेशंस के बावजूद भी, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत अच्छा क्लिक कर रही है। लेकिन अगर आप साथ साथ पेशावर की बात की जाए तो पेशावर ने स्लोली ग्रेजुअली वो मोमेंटम हासिल किया पहले 2 मैच हारने के बाद। तो उनके कप्तान ने बाबर आजम ने, यानी कि वो अपने उस बॉक्स से आमतौर पर जिस फॉर्म में वो बंद रहा करते थे उसमें से बाहर आए और उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स चीजें की है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता चलूं, वो है साइम अयूब की बॉलिंग की। वो उनको ओपन अटैक भी यानी कि करवा रहे हैं, ऊपर से वो विकेट भी ले रही है और साथ साथ किसी वक्त उसको 6 नंबर पर भी एज अ बॉलर ला रहे हैं और 4 के 4 ओवर भी करवा रहे हैं। जब वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे तो वो ऐसा बहुत कम करते थे कि जैसे इफ्तिखार उनके पास एक ऑप्शन थी, नवाज उनके पास ऑप्शन थी, तो उन ऑप्शन को वो कम इस्तेमाल करते थे। तो इस दफा मैं देख रहा हूँ कि बाबर आजम की कैप्टनसी बड़ी निखर कर सामने आई है और वो चीजें जो आमतौर पर वो नहीं किया करते थे, जिसके लिए वो मशहूर नहीं थे, वो कर रहे हैं। और T20 क्रिकेट इसी चीज की डिमांड करती है कि आप वो करें जो थोड़ा डिफरेंट हो और जो वर्क कर जाएगा। तो ऑफकोर्स जब आप कॉन्फिडेंस देंगे अपने प्लेयर को, बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो वर्क करेगा तो कप्तान की बल्ले बल्ले तो ऑफकोर्स होगी, सब टीम परफॉर्म करेगी। और उससे बड़ी बात यह है कि दोनों कप्तानों का जो है ना तकाबली जायजा अगर किया जाए तो दोनों खुद परफॉर्म कर रहे हैं। और जब खुद कप्तान परफॉर्म करता है तो उसकी टीम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है, पूरे डग आउट का माहौल चेंज हो जाता है और वो कुछ कहने की जो है उसके अंदर सलाहियत भी आ जाती है और वो कहने की ऑथेंटिसिटी आ जाती है। यूं कह लें कि कप्तान कोई भी डग आउट में बात करता है, ड्रेसिंग रूम में बात करता है तो हर बंदा उसकी बात को सुनता है, इसलिए कि वो खुद परफॉर्म कर रहा है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि थोड़ा सा पलड़ा मुझे भारी नजर आता है पेशावर ज़ल्मी का, इसलिए कि वो जो उन्होंने स्लोप से आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ी है ना, वो अब उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कर गई है। अब वो रिजवान का है कि उन्होंने अच्छा तो खेला हुआ है नो डाउट, लेकिन उनका कोई ना कोई स्लम्प आने के चांसेस हैं कि हो सकता है वो किसी ना किसी एक मैच में गिरे। लेकिन बहरहाल उनके पास अच्छा चांस यह है कि उनके पास 2 चांस है तो फाइनल तक पहुंचने के लिए। तो अगर खुदा ना खास्ता वो मैच हार भी जाते हैं पहला, तो फिर उनके पास दोबारा चांस होगा कि जो क्वेटा और इस्लामाबाद से जीती हुई टीम होगी उससे दोबारा खेलकर फिर भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर दोनों यही टीमें डिजर्व करती हैं कि ये फाइनल खेलें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं जी कि पेशावर का पलड़ा उनको भारी लग रहा है। जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के माबेन। और मुल्तान सुल्तान और पेशावर ने रिसेंट पास में भी बड़ी क्रिकेट खेली है और थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की टीम, लेकिन जब से आए हैं तब से छाए हुए हैं। एक टाइटल जीता, अगले का जो है वो फाइनल जो है खेला, आखिरी बॉल पे नेल बाइटिंग फिनिश हुआ था। ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है पेशावर ज़ल्मी का। 15 मैचेस खेले हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पेशावर फेवरेट है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड के मुताबिक 5 मैचेस ज़ल्मी ने जीते हैं, 10 मैचेस मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं। 66.67 का विन परसेंटेज है मुल्तान सुल्तान का और 33.33 का विन परसेंटेज है पेशावर ज़ल्मी का। अच्छा सर, ये चीज़ें ना जो हम हेड टू हेड बताते हैं हसन भाई, तो लाजमी बात है कि टीम्स भी हेड टू हेड कंपैरिजन करती होंगी और एक दूसरे के खिलाफ उनकी कोई आसाबी जंग भी होती होगी। डॉक्टर साहब के मुताबिक रिसेंट फॉर्म में उनको पेशावर की टीम ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि कल मुल्तान सुल्तान एक बार फिर टफ टाइम देगी पेशावर ज़ल्मी को? बिल्कुल टफ टाइम देगी। और देखें ऑन पेपर अगर देखते रहें तो रेशो जो है विनिंग का जो है वो मुल्तान के पास ही जा रहा है और उनका कॉम्बिनेशन अगर देखें आप टीम का बहुत ज़बरदस्त है। नो डाउट पेशावर ज़ल्मी फाइट करता हुआ है विद बाबर आजम कैप्टनसी, जो कैप्टनसी कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, वहाँ से रिजवान भी कर रहे हैं। मगर ऑप्शन हमें जो है ऑन पेपर देखें तो बहुत ज़्यादा मुल्तान सुल्तान के पास नज़र आ रहा है। उन्होंने जब लास्ट मैच में देखें कोटा के अगेंस्ट किए तो 185 रन किए हैं और पिच को रीड किया उन्होंने कि पिच का बिहेवियर क्या है, उसी हिसाब से स्पिनर्स भी यूटिलाइज़ करवाए आपने अपने। यही चीज़ होती है कि आपकी स्ट्रेंथ देखें बॉलिंग की है या बैटिंग की है, तो रिजवान जो है थ्रू आउट उसी पे चल रहे हैं। और पावर फैक्टर है कि अगर बाबर आजम देखें ऊपर से टॉप ऑर्डर तो वो अच्छा खेलते हैं, अगर उन पर सारा इंसार होता है। पिछले मैचेस में उन्होंने 51 रन की इनिंग खेली, फिर सैम अयूब जो है वो चिपिंग कर रहे हैं ऊपर से, पावल जो आते हैं वो भी बीच में खेल रहे हैं। यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है किस तरह लेके चल रही है आपको। और मुझे लगता है कि पल्ला ज़्यादा भारी जो है वो मुल्तान सुल्तान का है। आपको पलड़ा मुल्तान सुल्तान का भारी लग रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं फिर आपसे ये सवाल भी करूंगा कि आप अगर पेशावर का पलड़ा भारी समझते हैं तो हसन भाई ने एक बड़ा रेलिवेंट पॉइंट रेस किया कि पेशावर में जो स्टेबिलिटी है
वो सिर्फ हमें बाबर आजम पे नज़र आती है। उसके बाद जितने भी बल्लेबाज हैं, साइम अयूब हैं, एट टाइम्स वो 70-80 रन भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। हारिस का बल्ला नहीं चल रहा, पॉवेल ने अभी तक चिप इन किया है। बैक एंड पे आके जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं वो आमिर जमाल हैं। सो बैटिंग में ना बाबर आजम का चलना पेशावर के लिए बड़ा लाजमी है। अगर बाबर फेल होंगे तो पेशावर एक्सपोज होती हुई हमें नजर आई है इस PSL में भी। बिल्कुल असलम भी आपने ठीक कहा, लेकिन यह है कि बाबर की कंसिस्टेंसी तो मतलब नो डाउट उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड से शुरू हुए अब तक खेल रहे हैं, कोई उनका फ्लॉप नहीं है, सारे का सारा शो वो छीन रहे हैं। और जब भी वो एंकर का रोल प्ले करते हैं टीम उनके साथ देती है। साइम अयूब अगर वो 30-35 करते हैं या 50-70-80 कर जाए फिर तो वो मैच ही ले जाएंगे, लेकिन अगर 30-35-40 भी करते हैं और बाबर खड़े रहते हैं, इट डिपेंड्स कि बाबर कितने ओवर तक खड़े रहते हैं। बाबर का स्ट्राइक रेट ये वो सारी जितनी उनके क्रिटिसिज्म होते रहते हैं, अब तो हर बार सारे के सारे धो दिए, लेकिन फिर भी अगर उसको मैं मिनट के लिए साइड पे भी रख दूं, अगर वो 150 के स्ट्राइक रेट से 135-40 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं लेकिन विकेट पर खड़े रहते हैं, तो पेशावर की जो टीम है वो बड़ा स्कोर करने की सलाहियत रखती है। जैसे आपने खुद कहा कि रोहन पॉवेल बहुत बड़ी हिटिंग करने की सलाहियत रखते हैं, और साथ साथ उनके आमिर जमाल जो उनका नया इजाफा है, किसी हद तक इस PSL में खुलकर सामने आए हैं, वो बड़ी हिट कर सकते हैं और नीचे से मैच को ले जा सकते हैं। तो कैटमोर भी है, मतलब उनके पास ठीक है, बज़ाहिर ऐसा लगता है सर कंपोनेंट सारे हैं लेकिन वो उस तरह क्लिक नहीं कर रहे डॉक्टर साहब। सॉरी मैं कह रहा हूं कि कंपोनेंट सारे हैं, TKC भी हैं, रोमन पॉवेल भी हैं, लेकिन उस तरह क्लिक नहीं कर रहे। अभी तक कोई बड़ी इनिंग्स इनकी तरफ से नहीं देखने को मिली। लेकिन देखिए 10 मैच हो चुके हैं ना, अब जो क्लिक नहीं करता वो कहीं ना कहीं जरूर करता है। हर टूर्नामेंट में 1-2 मैच जरूर होते हैं जो आपके क्रेडिट पर आते हैं, और अगर बाबर के क्रेडिट पर नहीं भी जाएगा, सिर्फ वो खड़े रहेंगे जमकर, तो बाकी उनमें अकेला आमिर जमाल या अकेला रोहन पॉवेल या कैटमोर कोई भी ये सलाहियत रखता है कि वो थ्रू आउट मैच को लेके जा सके। और जो भी और खासतौर पर ये जो मैचेस होते हैं ये नॉकआउट है, इसमें ये नहीं है कि आप पहला मैच हार भी गए, आपके कुछ पॉइंट आ जाएंगे तो आगे चल के अभी कम्पीट करना आपने, यहाँ है नॉकआउट सिस्टम। तो अगर 160-70-75 प्लस स्कोर हो गया तो चेजिंग साइड पर बहुत ज्यादा प्रेशर चला जाता है, क्योंकि ये सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल स्टेज है, तो यहाँ पर वो ऐसा नहीं होता कि आप 200 रन करें और बआसानी से दूसरी टीम चेज कर ले, क्योंकि प्रेशर मुसलसल चेजिंग टीम पर रहता है। और अगर ये पहले खेलते हैं तो मेरा ख्याल है कि इवन 170-75 स्कोर भी पेशावर ज़ल्मी के लिए काफी होगा। तो पेशावर ज़ल्मी को जो थोड़ा सा सेटबैक है वो थोड़ी सी बॉलिंग का है, उनको उतनी स्ट्रांग नहीं नजर आती जितनी आपको मुल्तान की नजर आती है, बट स्टिल वो जो मोमेंटम है ना वो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के साथ है मेरे ख्याल। ठीक हो गया, मोमेंटम पेशावर ज़ल्मी के पास है। लेकिन हसन भाई मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, जिस तरह मैंने बैटिंग के लूप होल्स की बात की कि बाबर के अलावा वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, इसी तरह अगर बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में भी कोई बड़े नामी ग्रामी फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। सलमान इरशाद पहले 6 मैचेस खेले, उसके बाद अभी तक वो ड्रॉप हैं। खुरम शहजाद को 1 मैच खिलाया गया, फिर एमल खान को लास्ट मैच में ट्राई किया गया। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभी भी कमी नज़र आ रही है। और क्या आप समझते हैं कि कल के मैच में सलमान इरशाद खेल रहे हैं या फिर खुरम शहजाद खेल रहे हैं? सलमान इरशाद ही खेलेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर हैं और काफ़ी अरसे से खेल भी रहे हैं पेशावर ज़ल्मी से। डेथ में देखें उन्होंने काफ़ी ओवर किए, बीच में रिवर्स करते हैं बॉल को और ब्लॉक होल में भी करते हैं यॉर्कर ज़्यादातर, तो एक्सपीरियंस बॉलर भी हैं। खुरम शहजाद और रिसेंटली अभी रिहैब से भी वापस आए और इतना ज़्यादा जो है उन्होंने इम्पैक्ट नहीं डाला अभी PSL में। टेस्ट क्रिकेट में भी काफ़ी आउट किए थे, तो उनका पेस भी इतना अभी नहीं आ रहा इन पिचों पे। तो यही एक्सपीरियंस बॉलर है सलमान इरशाद, और मेरे ख्याल में ऑप्शन ज़्यादातर मुल्तान सुल्तान के पास है बॉलिंग में। अगर आप देखें जॉर्डन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, वुड देखें अगर वो बड़ी अच्छी पेस रिड्यूस करते हैं, मेहरान मुमताज़ के लिए बीच में आके वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि आपको स्ट्रेंथ किस से जाना है, बॉलिंग से जाना है, बैटिंग से जाना है। तो मेरे ख्याल में सलमान इरशाद एक्सपीरियंस बॉलर है और उसी कॉम्बिनेशन जाएंगे। फिर सैम अयूब से आप जो है ऊपर बॉलिंग करवा रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। एलेक्स सेल्स को उन्होंने आउट किया इस्लामाबाद के अगेंस्ट, ऊपर से जो है 2 विकेट भी ली, 1 विकेट भी ली, तो वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाबर आजम कि जितना मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ अपने बॉलर्स को उतना करूँ, क्योंकि पिच जो है वो टर्निंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा, जो ब्रेक भी हो रहा है वहाँ पर कराची में काफ़ी। तो मेरे ख्याल में जो ये एक एलिमेंट है बाबर आजम का वो बड़ा ज़बरदस्त है कि 6 ओवर में पावर प्ले में फ़ौरन से वो स्पिनर लेके आते हैं और वहाँ पर ब्रेक थ्रू लेते हैं। ठीक हो गया। हसन रज़ा साहब और डॉक्टर हफीज़ जमान साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ 4 से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो मुल्तान सुल्तान के हवाले से भी बात करेंगे और फिर दोनों टीम्स के जो टॉप परफॉर्मर हैं उनके भी आपको ग्राफ्स दिखाएंगे। और दोनों टीम्स के पास, एक के पास हनीफ मोहम्मद कैप मौजूद है, दूसरे के पास फजल महमूद कैप मौजूद है, उनका भी आपको स्टैट्स बताएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। मैं स्ट्रेट अवे हसन रजा साहब के पास चलूंगा। हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान की हम बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान में हमें परफॉर्मेंस नज़र आते हैं। टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, यासिर इफ़न बट्स में, लेकिन यासिर को भी वक्त चाहिए। फिर रिजा हेंड्रिक्स पहले परफॉर्म कर रहे थे, उनकी जगह अब उस्मान खान आके परफॉर्म कर रहे हैं। उस्मान अगर नहीं परफॉर्म करते तो कल के मैच में हमने देखा कि वो नए प्लेयर हैं, उन्होंने आके परफॉर्म किया जो वेस्ट इंडीज से हैं। मतलब परफॉर्मेंस की चार्ल्स जॉनसन और परफॉर्मेंस की कमी नहीं है, मतलब बैकअप भी मौजूद है मुल्तान सुल्तान के पास। बिल्कुल बैकअप है। हमने वो बताया कि ऑन पेपर अगर आप देखें तो जहाँ पर बॉलिंग के शोबे में अगर कोई प्लेयर को रिप्लेस करना होता है तो फौरन से रिजवान वहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। फास्ट बॉलर अगर होगा, अब्बास की जगह दूसरा बॉलर उसको ले आते हैं। उसके बाद फिर अगर पिच को रीडिंग करें तो स्पिन में अगर आप देखें तो खुजदिल शाह थे शुरू में, उनसे बॉलिंग करवाई एज ऑलराउंडर आपने। उसामा मीर जो है वो मेन बॉलिंग कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, लास्ट मैच में 3 आउट किए उन्होंने। तो ये चीज़ होती है कैप्टनसी का कि यहाँ पर आपको स्विच ऑन किस तरह से करना है अपने माइंड का और किस तरह से अपने प्लेयर को यूटिलाइज़ करना है। जॉनसन चार्ल्स की हमने बात करी, आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं वो, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, मगर उसने देखें आप इनिंग्स किस तरह से अपनी जो है गेंद की है, डायरेक्ट आके 2 मैचेस में बैक टू बैक रन्स किए मिडिल में आके। उस्मान को अगर देखें तो एक यूएई प्लेयर है वो, और वो किस तरह से आगे खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की। फिर रिजवान खुद फ्रंट पर लीड कर रहे होते हैं, 70-69 की इनिंग खेली थी उन्होंने। तो यही चीज़ है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, उस हिसाब से आप टीम को उतारते हैं। तो मेरे ख्याल में टॉप ऑर्डर में अगर पेशावर में देखें तो साइम अयूब और बाबर आजम पे पूरी टीम चल रही है और पावल चिपिंग करते हैं एंड पे आके। तो ऑन पेपर जो है मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल में टफ टाइम देगी पेशावर ज़ालमी को। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मुल्तान सुल्तान के बैटिंग के परफॉर्मेंस की बात की जाए ना, देयर इज अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस। मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, रिजा हेंड्रिक्स नहीं है तो उनकी जगह चार्ल्स आ गए। इवन इफ्तिखार भी आके अच्छा खासा चिप इन करते हैं। उनका लूप होल मुझे 6 नंबर के बाद खुशदिल शाह ही नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। सो मुल्तान सुल्तान कल किन प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करने वाली है? जी, बॉलिंग की बात कर रहे हैं आप? बैटिंग की सर, बैटिंग की डॉक्टर साहब, बैटिंग की बात कर रहा हूं कि रिजवान भी चल रहे हैं, उस्मान खान भी चल रहे हैं, रिजा हेंड्रिक्स के जाने के बाद चार्ल्स भी चल रहे हैं, नीचे से आके इफ्तिखार भी छक्के लगा रहे हैं। सिर्फ एक खुशदिल शाह ही तो वीकेंड मुझे नजर आ रहा है पूरी मुल्तान सुल्तान में। ये अपने बैटिंग तो खैर इसमें कोई शक नहीं कि मुल्तान सुल्तान ने थ्रू आउट इनिंग पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी की है। जो भी आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। ये उनकी बेंच स्ट्रेंथ का इससे अंदाजा होता है कि खासतौर पर जैसे उस्मान खान की अपने बात की तो पहले ही 2 सेंचुरी लगा चुके हैं, ऑलमोस्ट सेंचुरी 96 कर चुके हैं और वो टेरिफिक फॉर्म में है। उनको चांस नहीं मिला पाकिस्तान से खेलने का, यूएई चले गए, आके एज अ फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं। तो ये खैर उनकी अपनी चॉइस है, बट नो डाउट कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त जिस फॉर्म में है, बैटिंग की जिस फॉर्म में है, वो कोई भी टोटल लगा सकती है। खासतौर पर जब उनका भी रोल वही है, जिस तरह से हमने बाबर की बात की थी कि वो एंकर का रोल प्ले करेंगे, तो रिजवान भी वहां एंकर का रोल प्ले करेंगे। जितने भी स्ट्राइक रेट से खेले तो उनकी बैटिंग भी सिर्फ उसके गिर्द रिवॉल्व नहीं करती, लेकिन वो उसको लेके साथ चलते हैं। जब उनका कप्तान का अंदर होना, खुद विकेट पर मौजूद होना इटसेल्फ बाकी प्लेयर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और उसके साथ जो भी आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। और इफ्तिखार का ये सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, तो उनको जितनी भी बॉलें मिल रही है उसको भरपूर यूटिलाइज कर रहे हैं। 8 बॉलें मिल रही हैं, 20 रन कर दिए रात भी उन्होंने। तो इस तरह जब जब उनको चांस मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी स्पॉट साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ मुझे बिल्कुल 100% कंसिडर किया जाए। मैं मतलब दरमियान में जहाँ इरफान न्याजी ने भी अपनी जगह बनाई कराची से पाकिस्तान के लिए। मुझे लग रहा है आगे तो खैर जो सिलेक्शन होगी वो देखेंगे कि जहां हमें गैप नजर आ रहा था पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर में और लोअर मिडिल ऑर्डर में, वहां इफ्तिखार के साथ इरफान न्याजी भी नजर आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि कंसिस्टेंटली मुल्तान की जो बैटिंग है वो परफॉर्म कर रही है और ऊपर से लेकर नीचे तक परफॉर्म कर रही है। कोई भी बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। और ये किसी भी टीम की बेंच स्ट्रेंथ का इसी से अंदाजा लग सकता है कि कोई बाहर जाए या अंदर आए, इससे टीम परफॉर्मेंस को बहुत बड़ा डेंट ना पड़े। और मुल्तान सो फार सक्सेसफुल लेवल पे इसका। अच्छा हसन भाई, बॉलिंग में भी मुल्तान बहुत ही अच्छी लग रही है। डेविड विले की बात की जाए तो विले विकेट्स ले रहे हैं। मोहम्मद अली पिंडी में महंगे हुए, लेकिन कल के दिन हमने कराची में देखा कि वो विकेट भी लिया, उन्होंने उतना ज़्यादा महंगे साबित नहीं हुए। उसामा मीर विकेट्स ले रहे हैं। फिर अगर बात की जाए तो उनके पास इफ्तिखार का ऑप्शन है, खुशदिल शाह का है, क्रिस जॉर्डन जैसा बॉलर वहाँ पे आके बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करवा रहा है। अपेरेंटली मुझे यही लग रहा है एज ए क्रिकेट एनालिस्ट कि मुल्तान सुल्तान में कोई फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ दिन की बात होगी कि किस टीम का दिन अच्छा है और वो उस दिन में क्या करती है। नहीं, आउटस्टैंडिंग दिन तो अच्छा हो, मगर आप पिच को भी रीडिंग करें ना। आप मुल्तान में देखें वहाँ खेल रहे थे, तो वहाँ पर दोबारा खेल के आए, फिर उसके बाद कराची में खेले, फिर लाहौर में आए। तो डे बाई डे देखें जितने भी आगे के मैचेस इनके आते रहे, एक एक टीम के 9 मैचेस थे, उसमें आप देखें कि आउटस्टैंडिंग अगर 2 हारे भी हैं, फिर भी ये जो है वापस कम बैक करने में स्लाइड रखते थे, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। फिर उसके बाद हमने बताया कि ऑप्शन देखें आप तो आउटस्टैंडिंग है।
जॉनसन चार्ल्स इनके पास आ गया, पहले वो नहीं थे मैच में। यही टीम होती है, टीम जो उतारते हैं आप या मैनेजमेंट होती है वो किस तरह से यूटिलाइज करती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ बैटिंग में मैं पहले ही बताया कि जहाँ बैटिंग की जरूरत होती है वहाँ आप टॉप ऑर्डर पे जाके अटैक करना शुरू हो जाते हैं। तो रिजवान की जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग ज़्यादा है और ऑप्शन उनके पास बैटिंग में इतना है कि वो कोशिश करते हैं कि पहले ही टॉस जीत के बैटिंग करें और 190-80 रन करें ताकि अगली टीम को मुश्किलात हों। और यही चीज़ है कि अगर पेशावर के साथ पहले बैटिंग करते हैं टॉस जीत के तो मुश्किल हो जाएगी पेशावर ज़ालमी को, क्योंकि हम इंसार बाबर आजम पे कर रहे हैं पेशावर ज़ालमी और सैम अयूब है ऊपर से। तो ये दो बैटर्स हैं, पावल भी बीच में आके रहते हैं। तो बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी अगर है पेशावर ज़ालमी की वो हमें नज़र नहीं आई है, मगर मुल्तान सुल्तान जो इम्पैक्ट टीम है पूरी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब्बास अफरीदी को मैं भूल गया। अब्बास अफरीदी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ वन गाय शाहनवाज दानी जिनको ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल किया गया, कभी उनको इन किया गया, कभी आउट किया गया। देयर इज़ आपके सेंस में क्या लगता है कि इज़ देयर इज़ एनी चांसेस कि शाहनवाज दानी को भी आप प्ले ऑफ्स में देख सकते हैं या फिर शाहनवाज दानी को बेंच में ही हमें बैठा हुआ देखेंगे? जो इस वक्त सुल्तान परफॉर्म कर रही है, वैसे तो वो जिसको भी वही बात है कि जब क्लिक कर रही होती है तो हर चीज क्लिक करती है। कप्तान के फैसले बड़े उम्दा होते हैं जब वो इस तरह की डिसीजन लेते हैं, किसी को बिठाते हैं, किसी को अंदर लेके आते हैं और वो परफॉर्म कर जाता है तो ऑफ कोर्स उसके मतलब उसकी कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है, कप्तान के भी और प्लेयर के भी। तो शाहनवाज धानी का केस थोड़ा सा अगर डिस्कस किया जाए जरा इंटरनेशनली भी और नेशनली भी और पीएसएल में भी, तो उसके साथ एक थोड़ा टैबू सा अटैच हो गया कि जैसे उनका रोल जो है ना बॉलर से हट के थोड़ा सा एंटरटेनर के तौर पर ले लिया गया है जो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में कि शाहनवाज धानी जब भी विकेट लेते हैं तो वो मतलब दूसरों के स्टैंड तक पहुंच जाते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इमरान ताहिर की रिप्लेसमेंट है वो डॉक्टर साहब जी। इमरान ताहिर भी ऐसे ही भागते थे। इमरान ताहिर भी ऐसे ही भागते थे, शायद उन्हीं को कॉपी करते थे, पर एक दफा तो डार भाई ने अलीम भाई ने उनको रोकने की भी कोशिश की धानी को, लेकर उन्होंने कहा जी मैं नहीं रोकने वाला, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा ना अनफॉर्चुनेट होता है किसी भी प्लेयर के साथ कि जब आप किसी एक जगह पर पहुंच जाते हैं, एक आपको क्लिक मिल जाती है तो देन यू हैव टू कैरी, वो आपको स्टेचर है जो कद है उसको आपने कैरी करना होता है और आपको सॉरी मेरा लफ्ज के लिए माजरत, मस्करे से हट के आपको बॉलर के तौर पर परफॉर्म करना पड़ेगा। नो डाउट की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिर भी जो एक पब्लिक ओपिनियन बन जाती है ना किसी के बारे में, वो ऐसी रह जाती है कि हाँ ठीक है, जब भी इनको शोगल के लिए लाना चाहिएगा, ले आएंगे, परफॉर्म भी कर जाएगा, एंटरटेनमेंट भी दे जाएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है मुझे इस वक्त धानी खेलते हुए मुल्तान में नजर नहीं आ रहे। असल में वो मसले का वर्ड निकल गया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान कर देते कि उनकी ऑफ फील्ड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है उनकी उधर वर्ल्ड कप। आपको याद है कोई स्क्वाड में जो है ये टीम हारी थी पाकिस्तान की और ये सेल्फियां ले रहे थे वहाँ पर क्राउड के साथ, तो मैनेजमेंट ने भी बोला कि आप क्रिकेट खेलने आए हो, ये सेल्फियां लेने आए हो यहाँ पर। तो थोड़ा सा क्रिकेट में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है आपको, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे बैक टू बैक आपके पास देखिए रिप्लेसमेंट वसीम जूनियर की है, फास्ट बॉलिंग में हसनैन की है, तो आपको बॉलिंग में अपनी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी और मजीद इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। लेट्स हैव अ लुक एट दी विनर ऑफ हनीफ मोहम्मद कैप। बाबर आजम के स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं। इस रीसेंट पीएसएल में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, भी लगाई उन्होंने 50s के, तो अंबार है बाबर आजम के पास। बाबर आजम के स्टैट्स आपके सामने है जी। ये टॉप परफॉर्मर पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं। बाबर आजम मैचेस 9 खेले हैं, रन हैं 498 के, हाई स्कोर है 111 का, 50s 5 हैं, एक इनका 100 है, स्ट्राइक रेट 148.65 का है बाबर आजम का। हसन भाई मतलब अगेन इज अ वेरी इम्पैक्ट प्लेयर, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई भी टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी बाबर आजम से छुटकारा पाया जाए। अगर इनके बल्ले से रन आए तो फिर आसानी हो जाती है पूरी पेशावर के लिए। जी हाँ, 9 मैचेस में देखें आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली उन्होंने, 111 रन हाईएस्ट इनके। फिर लाहौर में कज़ाफी में जो इनिंग्स खेली है होम ग्राउंड पर, उन्होंने बताया कि मेरा होम ग्राउंड है ये, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। उन्होंने सबको रिप्लाई करके बता दिया कि मेरा स्ट्राइक रेट अब इस सीज़न 9 में पीएसएल में अच्छा हो गया है और आगे भी फ्यूचर में अच्छा रहेगा वर्ल्ड कप में भी। तो यही क्वालिटी थी और जो शॉट्स देखने को मिले उनकी इनिंग्स इस दफ़ा पीएसएल में आउटस्टैंडिंग थी कि लोगों को चुप करवा दिया उन्होंने। जो जितने भी लोग कहते थे कि यार ये स्ट्राइक रेट कम हो गया है और शॉट नहीं खेलने पाते, तो अब एग्जीक्यूट किया एज ए कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी अपने आप को। तो कंसिस्टेंसी यही होती है क्वालिटी बैटिंग कि हर प्लेयर जो है वो अपने आप को एक जो शेल है उससे निकालता है कि भाई लोगों की सुननी है मैंने बातें, मगर कब तक सुनता रहूँगा, बैट से रन करने। तो ये क्वालिटी जो है नजर आई बाबर आजम की, और नो डाउट किंग बाबर आजम ऐसे नहीं कहा जाते, यही है हमारे पास पाकिस्तान का एस्पेक्ट, और इसको मजीद इंप्रूवमेंट करेंगे, इनको कॉन्फिडेंस देंगे तो मजीद ये
आने वाले वर्ल्ड कप में वापस कम बैक करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दी फजल महमूद कैप विनर उसामा मीर जो कि मुल्तान सुल्तान में मौजूद हैं। अनीफ मोहम्मद कैप मौजूद है पेशावर ज़ल्मी में। फजल महमूद कैप मौजूद है मुल्तान सुल्तान में। उसामा मीर जो कि पिंडी में बड़े महंगे रहे। उसामा मीर के मैचेस हैं 10 रन हैं, 329 दिए इन्होंने, विकेट्स हासिल किए 21, बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स इनकी है 6 for 40। इन इकोनॉमी थोड़ा सा हायर ज़रूर है 8.25 की, लेकिन एक्सेप्टेबल है T20 क्रिकेट में। डॉक्टर साहब, उसामा मीर इज़ अ वेरी इम्पैक्ट प्लेयर इन PSL। इंटरनेशनल में तो उसामा मीर की बात हम कर ही नहीं सकते, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसामा मीर प्ले ऑफ में भी, क्वालिफायर में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे या फिर पिंडी वाली कोई एपिसोड हो सकती है? क्योंकि जब बाबर की बात करते हैं तो देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन्वॉल्व इन बाबर आजम, व्हाट्सएवर आप स्ट्राइक रेट की बात कर लें, जो भी कर लें, लेकिन जब उसामा मीर की बात आती है तो देयर इज अ लॉट ऑफ एपिसोड्स, वर्ल्ड कप की एपिसोड्स हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड वाली एपिसोड्स हैं। सो बहुत सारी एपिसोड्स ऐसी हैं कि उसामा मीर कहीं ना कहीं चकमा जरूर देते हैं। सर, उसामा मीर इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है अपनी, नो डाउट। और सबसे जो अच्छी बात उसामा मीर की है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट से वो इधर आए थे, अभी PSL में यानी कि आए हैं, वो खेल के फौरन इधर आ गए, तो वहाँ उनका इम्पैक्ट उतना नहीं था और उनके शोल्डर्स डाउन थे, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। खासतौर पर जब शादाब को बाहर बिठाकर उनको खिलाया गया था तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले वो दब गए और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन वो बहुत जल्दी अपने आप को बाहर ले आए उससे। इसका मैं अगर तकाबली जायजा करूं दूसरे नवाज के साथ, गो के एक तरह के नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म है तो सेम काइंड ऑफ कैटेगरी में आ जाते हैं बाहर निकालने के लिए गेंद। तो वो जब से इंटरनेशनल एरिना में बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं तो उसके बाद उनकी बिल्कुल ही वो फॉर्म खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेयर हो गए। तो उसामा ने इस चीज को वहां पे शाइन आउट कर दिया, अपने आप से निकाल लिया, अपने आप को सिचुएशन से निकाल लिया और PSL में एक बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पर सामने आए। बाकी रही बात कि अगर आप थोड़ा सा कैप्टनसी का भी फर्क देखें तो रिजवान की कैप्टनसी भी यहाँ PSL में मुझे बेहतर नजर आ रही है। वहां वो के वो कप्तान नहीं थे, लेकिन जब बिहाइंड द स्टंप्स, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ या एशिया कप और वर्ल्ड कप की, तो वहां पर बिहाइंड द स्टंप्स रिजवान जो गाइड कर रहे थे उसामा मीर को, वो प्रॉपर नहीं था मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर जब उससे बॉलिंग करवाई जा रही थी वनडे के में, तो वहां मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि खुद कप्तान है तो अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। जब बाबर आजम कप्तान थे तो अच्छे मशवरे नहीं देते थे उसामा मीर को। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन फिलहाल जहां चूंकि बहुत इंटेलिजेंट है आप, बहुत इंटेलिजेंट है आप डॉक्टर साहब, अंदर की बात आपने कर दी। तो यहाँ बहरहाल जो रिजवान की कैप्टेंसी, नो डाउट कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है, बिहाइंड द स्टंप्स बेहतर देख सकते हैं, तो बेहतर गाइड कर रहे हैं कि कहां पर बॉल को करे। और उसामा मीर, सबसे अच्छी बात है कि उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत क्विक है और उसको समझ रहे हैं कि मेरा कप्तान मुझसे क्या चाह रहा है और इस वक्त जो पिच की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसके मुताबिक नो डाउट ही इज अ गुड परफॉर्मर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त जिस पूरे टूर्नामेंट में हमारे पास लेगीज की पूरी लाइनअप है, शादाब पर प्रेशर आ गया उसामा मीर का, उसामा मीर पर प्रेशर आ गया अबरार का, अबरार पर प्रेशर आ गया आरिफ याकूब का, तो एक पूरी वो एक लॉट आ गई है जो अब एक दूसरे को कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि उसामा मीर को भी अब थोड़ा और परफॉर्म करना पड़ेगा, खासतौर पर वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें जगह बनाने के लिए अब अबरार के साथ और शादाब के साथ और आरिफ याकूब के साथ 4 स्पॉट में और एक जाता है। लेट्स सी। हसन भाई, ये डॉक्टर साहब ना बड़े अंदर की बात कर गए। ये हम पूरे वर्ल्ड कप में कहते रहे कि ये जो 3 प्लेयर्स हैं आपके बिग 3 हैं, बाबर, रिजवान और शाहीन, ये चाहते हैं कि किसी तरह से वर्ल्ड कप में हम अच्छा परफॉर्म ना करें, उसके बाद कप्तानी जाए बाबर आजम से। और यही डॉक्टर साहब ने भी अंदर की खबर दी कि शायद वो विकेट के पीछे उसामा मीर को उस तरह से गाइड नहीं करते थे। अब अगर उनको कप्तान बनाया गया तो शायद विकेट के पीछे उसामा मीर को गाइड करें, क्योंकि अब हमें डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया कि पायलट के साथ ना एक को पायलट की ज़रूरत होती है जो विकेट के पीछे होता है। देखिए, वहाँ इंटरनेशनल में तो आप फ्रेंचाइज में तो खेल रहे हैं, यहाँ पर अभी आप साथ हैं, मगर इंटरनेशनल में जब डेविड वार्नर खेले थे, देखिए आप किस तरह से उसामा मीर बॉल कर रहे थे। कॉन्फिडेंस लेवल जो है प्लेयर का खुद में आना चाहिए और बड़ी लेवल पे आपको जो बॉलिंग करनी पड़ती है बड़े प्लेयर के सामने, तो वहाँ पर अपने आप को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है वहाँ पर। कैप्टन तो होता है वो जो है बकअप करता रहेगा आपको कि जी आपने कहाँ बॉलिंग करनी है, मगर सिचुएशन जो डिमांड हो रही होगी उस टाइम ड्यूरिंग द मैच वो क्या होती है, उस हिसाब से आपने हैंडल करना है अपने आप को। तो अगेन मुझे याद है कि वो जब मोइन खान जो बिहाइंड द स्टंप होते थे तो बॉलर्स को, सकीब भाई को या दीगर बॉलर्स थे, उनको भी शाबाश शाबाश कहते रहते थे, 2 चौके भी खा लें, छक्के भी खा लें। कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप करते थे बहुत ज़्यादा बॉलर्स को कि भाई अगला बॉल मिलेगा उस पर आउट करना है आपने। तो बॉलर्स के पास यही है कि अगर 2 चौके खाए, छक्के खाए तो वापस अपनी स्ट्रेंथ पे आना है। और उसामा का भी यही है कि इस PSL में देखें अच्छी बॉलिंग की है, 330 रन दिए और 21 विकेटें भी लिए हैं। अब आगे देखते हैं फ्यूचर में
कि किस तरह से बॉलिंग करेंगे फ्रेंचाइज से हट के वो। ठीक हो गया ख़वातीन हज़रात, हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हफीज़ अवान साहब के भी हमें साथ रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो एलिमिनेटर के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम शो में बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच के हवाले से, जो कि परसों खेला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास टाइम है, मुल्तान सुल्तान को हम डिस्कस कर चुके, पेशावर ज़ल्मी को डिस्कस कर चुके, लेकिन एलिमिनेटर है। हसन भाई, गुंजाइश कोई नहीं है दोनों टीम्स के पास, ना इस्लामाबाद के पास और ना ही कोयटा के पास। कोई गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद की एपिसोड थोड़ी सी तगड़ी है कि 227 रन चेस करने थे, 27 रन चेस कर गए। लेकिन जो कोयटा की एपिसोड है वो उतनी तगड़ी नहीं है, 79 रन से उनको शिकस्त हुई थी मुल्तान सुल्तान के साथ। सो कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? मुकाबला देखिए, कमबैक करना पड़ेगा, और जिस तरह से 79 रन से हराया है मुल्तान सुल्तान ने, लो स्कोरिंग मैच हुआ कोयटा का, तो इम्पैक्ट पड़ता है टीम पर बहुत ज़्यादा। और वापस कमबैक करने के लिए रॉयली उसको देखें, वो परफॉर्मर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरह देनी चाहिए थी। एज ए कैप्टन आपने बना के फ्रेंचाइज में उनको कैप्टन बना के बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए हैं बिल्कुल, यानी कि इस दफ़ा वो PSL में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। अगेन मगर वही पिच की रीडिंग आप देखें किस तरह से है कि लास्ट पिच थी, थोड़ी सी स्पिन हो रहा था उस पर कराची में, जिसकी वजह से कोयटा जो है बैक टू बैक आउट होती गई। शगुफ शकील जो है, उमैर बिन यूसुफ थे, उन्होंने 37 रन की इनिंग खेली लास्ट में। अगेन इस्लामाबाद की अगर बात करें तो उनका पल्ला ज़्यादा भारी है, उनकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। जैसे हम मुल्तान की बात करें कि बैटिंग में बॉलिंग में देखें तो उनकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। यही चीज़ें कॉलिन मिनरो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, नो डाउट। एलेक्स सेल्स चिपिंग कर रहे हैं, मगर वो रन इम्पैक्ट नहीं डाले जिस तरह से वो कराची किंग्स में खेलते हुए डाल रहे थे या दूसरी टीमों में खेल रहे थे। कराची में भी खेलते हुए डाला उन्होंने, इस्लामाबाद में ही डाला है पिछले सीजन में डाला है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आजम खान मिडल में आते हैं, बीच में 14 गेंदों पर उन्होंने 29 रन की इनिंग खेली, फिर बीच में 70 रन की इनिंग खेली, 30 गेंदों पे आउट 75। तो नेवर नो, डेंजरस टीम मेरे ख्याल में ऑप्शन जो है वो ज़्यादा। लेकिन वो जो मेरा जुमला है ना, वो इस्लामाबाद में भी पूरा आता है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। हाँ, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स तो ऐसे ही है ना, एक ही कैपेबिलिटी के प्लेयर हैं। देखिए T20 फॉर्मेट सलमान आगा को निकाल के सारे ही तो स्ट्राइक वाले प्लेयर हैं, कोई भी ऐसा डिमांड यही है जो कि इनिंग्स बिल्ड करता है। क्रिकेट की डिमांड यही है कि किस तरह से खेलना है आपको। अगर अर्ली ऑन पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा करते हैं आप, तो उसके बाद इनके पास ऐसे बैटर्स हैं कि जो 9-10 रन के एवरेज से मुसलसल खेलते हैं। और आजम खान का तो आपको पता है जिस तरह से उनका वेट है, गेंद किया हुआ है, जिस तरह वो उनकी टेक्निक है, वो सिंगल डबल तो करते ही नहीं ऑलमोस्ट। बहुत एक आध दफ़ा बाउंड्री में दूर गई बॉल तो 2 रन ले लिया, अदरवाइज चौके छक्के मारने उन्होंने आगे, और वही जो रन क्रिएट करते हैं इस्लामाबाद को हेल्प मिलती है वहाँ से। मेन चीज़ वही है कि फ़हीम अशरफ थोड़ा फॉर्म में आए मिडिल में आके, जब 27 रन की इनिंग खेली उन्होंने। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर देखें तो कोयटा को एक जो है दोबारा एक इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, जिस तरह से फ्रेंचाइज में आप डालते हैं। तो स्ट्रेंथ अगर देखूँ तो इस्लामाबाद टफ टाइम देगी। ठीक हो गया जी, इस्लामाबाद टफ टाइम देगी। अब देखते हैं कि हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड्स हैं इस्लामाबाद के कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर हफीज़ अवान साहब जो ही आएंगे तो उनसे भी उनका इनपुट लेंगे। लेकिन थोड़ा सा हेड टू हेड रिकॉर्ड जो ही प्रोड्यूसर साहब रेडी हो तो आप डिस्प्ले कर दीजिएगा, ताकि हेड टू हेड रिकॉर्ड भी हम देख लें। अच्छा सर, हेड टू हेड में तो हमें सिचुएशन क्लियर होगी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स भी ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। स्टार्ट में उन्होंने बहुत ही अच्छा लिया, क्योंकि नाफे का एलिमेंट भी आ गया, उस्मान तारिक का भी आ गया। कल हम देख रहे थे कि उस्मान तारिक इतना जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड आ गया जी आपके सामने। 19 मैचेस खेले हैं इस्लामाबाद और कोयटा ने, और क्या रिकॉर्ड है जी। 9 मैचेस जीते हैं कोयटा ने, 9 मैचेस जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। एक जो है नो रिजल्ट है इनका, वो शायद पिंडी वाला मैच ही है। 50-50% इनका रिजल्ट है, क्योंकि सर ये पहले सीजन से खेल रही हैं और इनका एक दूसरे के ऊपर हवा भी इस वजह से होता था कि टॉपर्स थी। 2 दफ़ा इस्लामाबाद जीती, कोयटा हर दफ़ा फाइनल पहुंचती थी, तो तगड़ा मुकाबला होता था कोयटा इस्लामाबाद का। अब वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं पिछले उसमें सीज़न में लाहौर में जाती हुई नज़र आई, फिर अब मुल्तान के पास है। इतनी ज़्यादा ये कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन कैसा मुकाबला होगा, क्योंकि 50-50 है तो बहुत ही ताबड़तोड़ हमले हो सकते हैं दोनों तरफ से हो सकते हैं। और पिच का बिहेवियर भी देखेंगे किस तरह का होगा, स्लो रन पिच है या स्पिन पिच होगी या फास्ट होगी या बैटिंग ट्रैक होगी, ये भी एक फ़र्क डिफरेंट क्रिएट होगा। मगर एक फैक्टर जो है कोयटा में वो यही है कि सरफराज का जिस तरह से थ्रू आउट अगर सीज़न में देखें, सरफराज खेलते रहे, डोमेस्टिक में कमबैक भी किया, काफ़ी परफॉर्मेंस दी, रीजन में उन्होंने जिताया अपनी टीम को। मगर इस दफ़ा प्लेयर जो है वो एज ए सरफराज बैटिंग में भी या कीपिंग में भी वो कलर ऑफ नज़र आए बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से फिर मैचेस में बाहर भी बैठे हैं। तो वो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट ऐसा था। कराची की पिचेस थी, स्पिनर पे अच्छा खेलते थे, तो वहाँ शोर शकील ही हैं, उन्होंने एक बैटिंग करी है, उसके बाद चिपिंग में मिडिल में। लेकिन वैसे एक बात है कि सरफराज ऑफ कलर है या नहीं है, लेकिन सरफराज जब से विकेट के पीछे से हटे हैं ना, तो थोड़ा सा डगमगाना शुरू हो गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स भी। डगमगाना शुरू हो गई है, क्योंकि उनको इस टर्न का पता था अपना किस तरह से प्लेयर को यूटिलाइज करना है। बरार देखें किस तरह से खेलते हुए, उनके साथ ही डोमेस्टिक खेले। अकील हुसैन भी जो हैं वो बड़े अच्छे बॉलर है,
ये चीज़ है कि रैली रोसो जैसे हो गए, फिर वो दूसरी फ्रेंचाइज से यहाँ पर आए, तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है कि टीम का कॉम्बिनेशन बनाने में आप जो है इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहे प्लेयर्स पे। मेरे ख्याल में सऊद शकील काफ़ी अर्से बाद बाहर बैठ रहे हैं, वो भी बीच में खेल रहे हैं। यही इंपॉर्टेंट होता है। फिर सर रिवर निचट बैठे हुए वहाँ पर, वो क्या लाएमल दे रहे हैं, वो क्या चीज़ें। नाफे का अगर बात करें हम तो उनको बड़ा उन्होंने इनक्रेज भी किया है, मगर अभी नफ़े जो है ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनको मज़ीद और टाइम चाहिए होगा। और एक इनिंग में अगर आप 50-60 रन कर दें तो फिर प्लेयर नहीं होते। मुश्किल पिचेज़ हैं, स्पिनर की प्लेसमेंट करें, सिंगल डबल करें, वो प्लेयर्स को नज़र नहीं आ रही करने की मिडिल में। तो कोयटा वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन कोयटा में थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग में भी स्ट्रगल नजर आ रही है कि आमिर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। जी। हसनैन भी रन मशीन बने हुए हैं। वसीम जूनियर भी जब भी खेलते हैं तो वो कोई ऐसा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज अभी तक नहीं दे रहे। इवन वो प्रेशर बन जाता है आमिर के ऊपर। सोहेल खान भी आई थिंक इन्हीं की टीम में, सोहेल खान भी जब आए थे तो 40-50 रन दे देते थे, प्रेशर सारा आमिर पे आ जाता था। आपको पता है जिस तरह बैटर्स की पार्टनरशिप लगती है ना, उसी तरह बॉलर्स की भी पार्टनरशिप होती है। दोनों एंड से अच्छी बॉल हो रही हो तो विकेट मिलता है, दोनों एंड से अच्छी बॉल ना हो रही हो तो जो अच्छा बॉलर होता है ना उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, वो भी रन लीक करना शुरू कर देता है। देखिए, 2 बॉलर कोयटा के हैं, आपने देखा जितने भी फास्ट बॉलर अगर नहीं भी कर रहे तो 2 बॉलर, अकील हुसैन ने हैट्रिक करी सीजन PSL 9 में। अबरार जो हैं वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, रन रोकते हैं, तो दोनों पे ही इंसार हो रहा है और इनको इतने रन नहीं मिल रहे। अगर इनको 150 रन मिले या 170-80 रन मिले तो ये एक टीम पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और बाद में यही है कि आपके जो टॉप ऑर्डर है वो मैंने बताया कि कोटा का जो है वो चल नहीं रहा है, और जो ब्लेम सारा जो है वो उस पर प्रेशर जो है सऊद शकील पे जा रहा होता है। तो आपकी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा। और कोटा जो है शॉन टैट, शेन वॉटसन जैसे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर मैनेजमेंट में, तो मेरे ख्याल में स्ट्रगल कर रहे हैं। सर मैनेजमेंट में शेन वॉटसन और उसको शॉन टैट को बैठाने से कुछ नहीं होगा, प्लेयर्स आपको अच्छे पिक कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, कोयटा की अगर बात की जाए तो कोयटा काफ़ी अच्छा बैंक से स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आया और स्पेशली जब से सरफराज को बाहर बैठाया ना तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें लूप होल ख़राब नज़र आ रही हैं। ठीक है, सरफराज रन नहीं करते थे लेकिन पीछे से वो काफ़ी ज़्यादा बैकअप करते थे और यही वजह है कि उनकी फास्ट बॉलिंग में भी अब आमिर के अलावा कोई ऐसा बॉलर रिलायबल नज़र नहीं आता कि जो बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर सके। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? डॉक्टर साहब के से हमें आवाज़ नहीं आ रही। जो ही डॉक्टर साहब से आवाज़ आएगी डॉक्टर साहब की तो हो जाएगा। सर, तो अब कोयटा को करना क्या चाहिए? सोहेल खान को आजमा चुके हैं, हसन को आजमा चुके हैं। प्लेयर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में, सोहेल खान ही एक रह गए। सोहेल खान ही है पीछे, उनके पास ऑप्शन नहीं है और कोई प्लेयर्स का। हसनैन की कोई ब्रेन वॉशिंग हो सकती है यार कि कमाल करते हो, क्या करते हो बाबा, इतना ज़्यादा पेस है, इसको कहाँ पे इस्तेमाल काफ़ी अर्से खेले, पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे, उनको कैरी किया है, वर्ल्ड कप में भी रहे। मगर पेस ही हर चीज़ नहीं होती है, आपको थोड़ा सा पेस को रिड्यूस करना पड़ता है, टेक्निक अपनी बॉलिंग की चेंज करनी पड़ती है। अब जो इंग्लिश पिचेस पे गए थे वहाँ पर देखें कि ऑफ कलर नजर आए, लेग स्टम्प से बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टम्प से कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बॉलिंग में, तो हसनैन को मौका मिला था मगर उसके बाद जो है उन्होंने इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं करी इस सीज़न में। तो प्लेयर जितना इंप्रूव करता रहेगा डे बाई डे, बैक टू बैक कंपटीशन का दौर है, फिर हसनैन को ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें वसीम जूनियर, दानी और जितने प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं, हारिस वनफील्ड हो गए, तो कहीं ना कहीं जो स्क्वाड में जब बनेगा वर्ल्ड कप का तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पेश आएगी फास्ट बॉलर की, क्योंकि इंजरी काफ़ी हुई है फास्ट बॉलर्स को इस सीजन में। ठीक हो गया। इस्लामाबाद की जानिब से कोई टॉप परफॉर्मर जो हैं, क्योंकि हमने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई थी कि टॉप परफॉर्मेंस के हवाले से आपने देखना है कि कौन टॉप परफॉर्मर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और उस टॉप परफॉर्मर के अगर आप फिगर्स हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे इम्पैक्ट इस पूरे PSL में कॉलिन मनरो जी, क्या बात है, कॉलिन मनरो ने 9 मैचेस में 309 रन बनाए, हाईएस्ट इनके 84 रन हैं, 3 50s हैं, 100 उस दिन करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके। स्ट्राइक रेट 139 का है। लेकिन सर ये जो कॉलिन मनरो के 309 रन है ना, इसमें सबसे जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी वो वही थी 84 रन की, जिसमें उन्होंने 227 रन चेस किए। इम्पैक्ट था वही। और जब 227 रन आप चेस करेंगे और एक बैटर टॉप ऑर्डर ऊपर से रन्स करेगा, उसके बाद एलेक्स हेल्स नहीं चल रहे उनके साथ या दीगर प्लेयर्स नहीं चल रहे, तो ये इम्पैक्ट होता है कि चेस करने में आपको टॉप ऑर्डर से 2-3 प्लेयर ऊपर के ऐसे होंगे कि जो परफॉर्म करेंगे और मैच को लेकर चलेंगे। उसके बाद टेल जब बीच में आ गई 5-6 के प्लेयर्स, तो वहाँ पर आप चिपिंग कर सकते हैं, जितने भी ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं वो रन्स बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सलमान अली आगा भी बीच में शुरू में स्टार्टिंग में इस्लामाबाद की तरफ से अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद बीच में थोड़ा सा कलर ऑफ नजर आया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपने बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते कुछ जो है इंटरप्शन हो गई थी। ये बताइएगा कि कल का मैच जो है वो परसों का मैच, बैग यू पार्डन, जो आपका खेला जाएगा इस्लामाबाद के और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबैन, इस तरह कौन सी टीम आपको ज़्यादा फेवरेट लग रही है? क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो मैं चाहूँगा कि आप प्रिसाइसली हमें बता सकें। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब के पास आवाज़ नहीं जा रही, कोई इशू
वापस बना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर साहब इधर उधर देख रहे हैं। हसन भाई थोड़ा सा आपके ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ना वो क्या कहते हैं, रॉन्ग वन मार रहे हैं, गुगली करते करते रॉन्ग वन मार जाते हैं। ये सर थोड़ा सा दूसरे परफॉर्मर के ऊपर भी हमें नज़र डालनी चाहिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से किसने अच्छा परफॉर्म किया उसके ऊपर नज़र डाल दें, और उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं। सऊद शकील ही हैं, सऊद शकील भी हैं, उसके अलावा बॉलिंग में आई थिंक अबरार भी हो सकते हैं, क्योंकि एक सरप्राइज रखा हुआ हमारी टीम ने कि कौन हो सकता है। वैसे आप क्या कहते हैं, अबरार हूँ या सऊद शकील हूँ? अबरार होने चाहिए। सऊद शकील कराची के ना सर? तो कराची के हैं, उसमें क्या हो गया, वो भी कराची के हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अबरार। अगर टेस्ट टीम में आपने लंबी बॉलिंग की थी, कैरम बॉल कर रहे हैं, बॉलिंग एनालिसिस उनके अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त हैं और ज़्यादा रन नहीं देते, मार नहीं खाते। यही चीज़ होती है कि आपको पिच को रीड करना पड़ता है, किस तरह से कहाँ बॉलिंग करनी है आपने, तो वो अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं कोयटा की तरफ से एज ए बॉलर। लेकिन अगर सऊद शकील की बात की जाए तो सऊद शकील को भी अब फ्रंट से आके खेलना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि रॉय कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते। सो सऊद शकील इज़ वन ऑफ द प्लेयर के जिनके साथ कंसिस्टेंसी को रिलेट किया जाता है। अगर वो कंसिस्टेंट होंगे तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अच्छा होगा। कंसिस्टेंट होंगे, बिल्कुल। मैंने बताया कि इंग्लिश कंडीशंस में जो है वो ऊपर वाली बॉलों को अच्छा खेलते हैं, कट और पुल। यहाँ पर कराची की पिच है और लो बाउंस भी हो रहा है, स्पिन भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। पिछले मैच में भी देखें तो जैसन रॉय आउट हुए पुल करते हुए। यही चीज़ होती है कि आपको पिच को रीड करना पड़ता है, तो वहाँ पर गोरे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो टॉप ऑर्डर यही है कि अगर परफॉर्म नहीं कर रहा जैसन रॉय और मिडिल में आके सऊद शकील पे इंसार हुआ है। बीच में हमने कहा सरफराज थे, वो बैटिंग करते थे, चिपिंग करते थे, मगर वो भी जो है ऑफ कलर नजर आए। तो ओवरऑल जो है इस्लामाबाद का पल्ला जो है काफ़ी भारी जाएगा। अब ये आज जिस तरह इन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे, आज भी देखी मैंने, कल भी देखी, जब से वो कोयटा ग्लैडिएटर मैच हारा है तो वो टॉस जीत कर बैटिंग पता नहीं कौन सी की, क्या की, ये बड़ा अजीब सा था कि बैटिंग क्यों कर दी। बैटिंग क्यों कर दी, वो डिसीजन है ना, यही उनको पिच रीड बैटिंग जो दे दी थी मुल्तान को। हाँ मुल्तान को, मगर पिच रीड नहीं की ना आपने, इसीलिए आप पिच रीड भी नहीं किए जहाँ स्पिन टर्न हो रहा होगा, और वहाँ पर आपको मैच को लेकर चलना पड़ता है। सऊद शकील भी बीच में रन आउट हुए थे लास्ट मैच में, यासिर खान ने उनको रन आउट किया था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट आपको टीम को जीतने के लिए इतने इंपॉर्टेंट मैच में 170-180 रन करने पड़ते हैं, ताकि बॉलर्स को कॉन्फिडेंस रहता है। बॉलिंग स्टैंड अगर देखें कोयटा की तो अच्छी है, हुसैन अकील हुसैन। लेकिन सर आप मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये दें कि जो परसों का मैच है इस्लामाबाद का, इसमें जीतेगा कौन? इस्लामाबाद ही जीतेगी, ज़्यादा पता है इस्लामाबाद जीतेगी, क्योंकि कोयटा पे इम्पैक्ट डाला हुआ मुल्तान ने लास्ट मैच का। तो मेरे ख्याल में प्रेशर में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे वो, और उनके पास ऑप्शन भी है बॉलिंग का भी। इस्लामाबाद की बात करूँ, और स्पेशली जो है वो सलमान अली आगा भी बीच में बॉलिंग कर लेते हैं। शादाब जो है वो आउट ऑफ इनफॉर्म बैटर कहेंगे, बॉलर्स उनको नहीं कहेंगे, अभी बैटर्स कहेंगे, क्योंकि बैटिंग में आके वो जो चिपिंग करते हैं, आउटस्टैंडिंग करते हैं। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हसन भाई ने भी आज बात कर दी थी कि इस्लामाबाद जीतेगा। अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर साहब से रब्ता नहीं कर सके, डॉक्टर साहब से रब्ता होता तो उनका भी एक वर्जन हमारे साथ आता, लेकिन डॉक्टर साहब आप कनाडा से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़वातीन हज़रात हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल देखते हैं कि क्वालिफायर 1 में कौन सी ऐसी टीम होगी जो कि फाइनल में पहुंचेगी, और फिर हसन भाई की प्रेडिक्शन अगले दिन हमें दुरुस्त साबित होगी कि इस्लामाबाद ने जीतना है या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीतना है। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।